Hello students, I Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the third poem of 12th class syllabus, Keeping Quiet. Keeping Quiet is written by Pablo Neruda. In this poem, the poet somewhere wants to highlight about the feeling of introspection. Introspection meaning that means एक पोइट जो है वो एक्चुअली किस चीज़ पे फोकस करवाना चाहता है. ही वॉन्ट टू शो टू द रीडर्स दैट इन नाउ डेज इन दिस प्रेजेंट एरा what happens, every human being very selfish, right? और उन selfishness के टाइमिंग में he did some kind of activity which is not good for himself as well as for the societies. क्लियर. और उसी चीज़ को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफ़ेक्ट, उसकी एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर और उसकी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं. एंड वो समवेयर इट इज़ नेगेटिव. ओके, सो यहाँ पे इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो किस चीज़ को दिखाना चाहता है. ही वांट टू शो द इंट्रोसेप्शन ऑफ अ पर्सन. इट्स वेरी नेसेसरी. इंट्रोसेप्शन मतलब आप अपने आप के कामों को अपने अंतर मन से जांचें कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. क्लियर. यानी कि देखिए, वेन एवर अ पर्सन डिड सम काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग, he was the very starting person who was aware about the fact that yes, I'm doing right thing or wrong. करेक्ट. हम कुछ भी अगर गलत करते हैं तो सबसे पहले हमें इंटरनली हमारी आत्मा को, हमारे माइंड को ये समझ में आ जाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या सही. तो उस चीज़ को समझ कर ही हमें उन कामों को करना चाहिए. तो एक्चुअली ही वॉज शोइंग द सेम इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट with the first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. एक्चुअली अगर हम इस स्टार्टिंग पोर्शन को देखें तो क्या नज़र आता है कि जो पोएट है वो क्या बता रहा है कि मैं 12 गिनूंगा और आप बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे. यहाँ पे जो 12 का जो मीनिंग है वो बहुत तरीके से आप इसको 12 गिनने का 12 घंटे भी हो सकता है, 12 आवर्स भी हो सकते हैं, 12 मंथ्स भी हो सकते हैं. करेक्ट. 12 सेकेंड्स भी हो सकते हैं. सो समवेयर इट कैन कंसिडर अकॉर्डिंग टू द परस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन, वेदर यू आर टेकिंग इट एट एज अ 12th month, 12th second or 12 hours. Okay, so what the poet is saying, that I will count till 12. That means in mind he will count 12 and you all keep still. All matlab every human being will keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second, not move our arms so much. Okay, so यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? For on the face of earth, let's not speak in any language. On the face of earth, on the surface of earth, यानी कि कहता है कि अर्थ पर हम किसी भी तरह की लैंग्वेज को यूज़ ना करें. Speak in any language matlab, as you know that on the entire earth we have lots of languages with us, राइट. सो यहाँ पे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे सिर्फ वर्बल लैंग्वेज को ही नहीं, वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह की भाषा, यानी कि कई बार हम जेस्चर्स के थ्रू भी और अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं. तो पोएट सेइंग दैट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. Clear. Any language, whether it can be your verbal language, it can be your body language, it can be your gestures. Okay, let's stop for 1 second. That means he was saying that for 1 second, or for that being timing till when he was counting 12, you all be still. not move our arms so much. अपने आर्म, यहाँ पे आर्म्स को हम दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं. वन आर्म्स यू कैन से द वेपन्स. सेकेंड आर्म यू कैन से द, जनरली हम उनको अपने हाथों को हम आर्म की तरह कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे. सो पोएट क्या कहना चाहता है कि अपने हाथों को भी ज़्यादा नहीं मूवमेंट करें. मतलब अपने हाथों को या फिर अपने एक्टिविटीज़ को, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हम ना करें. क्लियर. और यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि हम अपने वेपन्स को ज़्यादा यूज़ ना करें. फॉर दैट 12, until the poet count 12, we will not use our arms. क्लियर. सो आर्म्स का यहाँ पे दो मीनिंग है. सो अगर हम तरीके से देखें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, इफ वी थिंक दैट, तो यहाँ पे जो 12 का मीनिंग है, इट डिपेंड्स ऑन द परस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन in whatever condition, in whatever way he wants to think about it. Clear. So it can be 12 hours, it can be 12 seconds, it can be 12 months. Okay, language
Any language means it can be a verbal language, it can be a body language, or it can be your gestures language. Clear? Second, arms. यहाँ पे arms को भी दो तीन तरीके से elaborate किया गया है. Arms could be your weapons and arm could be your hands. Okay. So let's get in the very simple way explanation. The poet saying that in the very first set, the poet asked everyone to count up to 12 in their mind. Okay. Second is the number 12 represent the hours of the day or months of a year. Okay. So यहाँ पे according to your mind, you can take the 12 as you want. He wants us to be calm and still. That means we should not move so much. People across the nation have the unite together, so they shall not speak their own languages, rather they all shall keep. Okay, as you know that as I earlier told you that in our on our earth we have very different kind of languages, very different styles of languages. Clear? So we should not speak in any kind of language, we should keep ourselves still. Okay, this will bring unity among all the humans on the face of earth. That means for that moment when you are not going to speak, when you are not using any kind of language, at that time what will happen, that means you all will seems as that you all are same, you all belongs to one nation. Clear? Because what makes you different, your language, your attire, your activities make you different from others, correct? But if you are not doing these kind of things, that means you all being very same. For at least one moment no shall move his arms, either to single or to signal or to fight or to argue with each other. Okay, again as I told you earlier that the arms could be your weapon, arms could be your gestures. That means अपने हाथों को हम उस तरीके से यूज ना करें. Clear? I hope you understand the first stanza. So let's move to the second one. So the second stanza is, it would be an exotic moment. Sometimes the question arises, how could it be an exotic moment? Without rush, without engine, we would all together in sudden strangeness. Okay, so the two words which usually asked in your question, what is the meaning of exotic moment, why it is considered an exotic moment, and what is the meaning of sudden strangeness, why the strangeness word is used over here. Okay, so how will you explain your answer? It would be an exotic moment. How it could be an exotic moment? Because as you know, as I told you earlier, that the earth is the mixture of, or you can say, on earth we have a different varieties of people, different languages, different attires, different costumes. We have these kind of different customs as well, right? But if we are not using that things, that means if we are not using our language, if we are not moving our arms so much, that means हम अपनी activities के through अपने आप को show नहीं करते हैं, तो क्या होगा? The entire human being seems same. एक्चुअली देखो सिंपल है कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी एक इंसान को आप डिफ्रेंशिएट करते हो, तो वो कैसे होता है कि एक इंसान एक अच्छी पोस्ट पे होता है, सेकंड इंसान उसका एम्प्लॉय होता है या उसके नीचे काम कर रहा होता है, तो अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग, करेक्ट और नॉट, राइट? सो इन उन दोनों में डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, उनके काम जो है उनको डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से, करेक्ट? सो अगर एक कोई भी इंसान कोई उस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, उस तरह के लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन एंटायर ह्यूमन बीइंग सीम्स सेम. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज़ एन एग्जॉटिक मोमेंट. एक शानदार सा लम्हा होगा व्हेन द एंटायर अर्थ और एंटायर ह्यूमन बीइंग सीम्स सेम. समझ में आ गया? ओके. एग्जॉटिक मीन्स ट्रेमेंडस, फैबुलस, ऑसम, गुड, आप मीनिंग ले सकते हो. सो कैसे होगा? विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड बी ऑल टुगेदर. क्लियर? यहाँ पे एग्जॉटिक मोमेंट क्यों होगा? बिकॉज वी ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ हो जाएंगे, हम एक जैसे हो जाएंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से उस एक्टिविटीज़ में. अचानक क्यों होगा? बिकॉज पोइट क्या कह रहा है कि until I count 12 you should keep
स्टिल, तो वो यहाँ पे एंटायर ह्यूमन बींग्स को बोल रहा है, एंटायर ह्यूमन को बोल रहा है कि आप सब जब तक मैं 12 गिन रहा हूँ आप शांत हो जाएंगे। क्लियर है? सो वो अचानक से वो चीज़ें हुई हैं, करेक्ट है? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे ये जो वर्ड है सडन स्ट्रेंजनेस, एक्सॉटिक मोमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, इसी में ही है नेक्स्ट स्टैंजा है, सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at their hurt hands. अब देखो यहाँ पे अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सिंपल सी बात क्या है कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को हर्ट नहीं करेगा, और जो नमक इकट्ठा करने वाला है वो अपने उसके हाथों को वो देख पाएगा। बट एग्जैक्टली जो पोइट है वो इस किसी और सेंस में इसको क्लियर कर रहा है। बोल रहा है क्या, देखो, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। एक्चुअली मीनिंग क्या है, द फिशरमैन इन कोल्ड सी, दैट मीन्स फिशरमैन, अगर देखो उसका काम है वो चीज़, राइट? फिशरमैन का काम क्या है, फिशेस को कलेक्ट करना, फिशेस को इकट्ठा करके उनको सेल करके अर्निंग करना, दिस इज हिज वर्क। लेकिन अगर वो काम उस तरह का काम नहीं करता, दैट मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जिससे उसे तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले को नुकसान हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, फिशरमैन का तो फ़ायदा हुआ बिकॉज ही विल हैव मनी इन हिज हैंड, राइट? बट हम वो कर क्या रहा है, एक्चुअली वो एक पर्सन को मार रहा है, एक पर्सन का नुकसान कर रहा है, एक फिश का एक लाइवली एलिमेंट को वो किल कर रहा है, करेक्ट? सो अपने बेनिफिट के लिए वो क्या कर रहा है, ही वॉज किलिंग, ही वॉज हार्मिंग एनी वन। ओके, सो यहाँ पे वो एक तरह से फिशरमैन के साथ वो किस तरह को सिंबलाइज कर रहा है, वो एंटायर ह्यूमन बींग्स को सिंबल कर रहा है कि अगर वो इस तरह की एक्टिविटी वो 12 आवर्स तक या 12 मिनट्स तक या 12 सेकेंड तक स्टिल रहता है, इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही विल नॉट हार्म एनी वन। क्लियर? नेक्स्ट, दिस मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। सिंपल, देखिए क्या बोल रहा है कि जब एक जो सॉल्ट गैदर इकट्ठा करने वाला, सॉल्ट इकट्ठा करने वाला समुद्र के किनारे पर यूजुअली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं। अब आप भी जानते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर आप बहुत देर तक अपने हाथों में भी पकड़ के रखेंगे तो आपके हाथ थोड़े से गल जाएंगे, राइट? अब एक जो स्किन है वो हर्ट हो जाएगी या कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगा स्किन को। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो फिशरमैन है वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएगा। एक्चुअली मीनिंग क्या है कि अगर एक इंसान उस टाइम तक, अगर जो पर्सन है वो खड़ा है, ठीक है, वो जो अगर सॉल्ट गैदर इकट्ठा करने वाला, जो सॉल्ट इकट्ठा करने वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, वो खड़ा है उस 12 सेकेंड के लिए। सो व्हाट ही विल डू, ही विल लुक एट हिज, ही वॉज एबल टू लुक एट हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को देख पाएगा कि उसने जो काम किया है उसकी वजह से उसके हाथ गल गए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे मीनिंग क्या है, द इंट्रोसेप्शन, करेक्ट? अपने आप के कामों को एनालाइज करना। ही वॉज एबल टू एनालाइज हिज वर्क वेदर ही वॉज डूइंग द राइट थिंग और रॉन्ग। मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को, उसने पास्ट लाइफ में उसने जितने भी काम किए हैं वो उन चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा कि मैंने जो काम किए हैं वो सही थे या गलत थे, या उसकी वजह से मेरे हाथों पे कितना नुकसान हुआ है। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस stanza. So let's revise it again. So in this stanza, the poet wants to show that it will be strange because it never happened earlier. As you know, no person would be harming any other living being, either food or for livelihood, मतलब खाने के लिए फिशेस को मारना और अपनी पैसों को अर्न करने के लिए किसी को हर्ट नहीं करेंगे। All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and damage they have caused to their body. Clear? मतलब analyze कर पाएंगे whether he did the right thing or wrong. When everything will come to stand still, it will be rare situation, exotic moment you can say. No one will be in rush, there will be no engines running. That means simple है कि कोई भी बहुत जल्दबाजी में नहीं होगा, बहुत सारे engines को use नहीं किया जाएगा. Everything will be still. Everyone will be calm and quiet, united with each other in a strange atmosphere. Clear? I hope you completely understand this first and second stanza. In our next video, we will discuss about the next stanzas of this poem.
You have to write down the summary of these two stanzas and the poetic devices used by the poet. In this two stanza, maximum the alliteration word is used. Clear? Because some many in the two stanzas, many some places are there where the two same consonants and same sounds are appear one by one. So alliterations are used by the poet in this poem a lot. So you have to write down all the poetic devices. You have to write down the summary and the difficult words. Clear? And the given assignment will be done in your you have to be done in your fair notebook. Okay, thank you.